Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 5 in the science 6 class. That is about atoms, molecules, mixtures and compounds. In previous lectures, we have discussed water atoms, water elements, water molecules. About elements, if I ask you questions, are you ready? What is element? Who will define? Element क्या होता है? सर मैं बताऊं Yes. एलिमेंट इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम Element is a substance that consists of same type of atoms or one kind of atoms, you can say. Okay, correct. Symbol. Sir. What is symbol? Symbol क्या होती है? अयान इमरान. साद इब्राहिम. Define symbol. सर जो किसी भी चीज की बता दें, जल्दी बता दें. Any student? मुस्तफा नासिर. यस सर बेटा सिंबल क्या होता है? द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड अ शॉर्टेंड सिंबल Shorthand representation of an element instead of writing its whole name. ठीक है, shorthand representation of an element instead of writing its whole name. इस बार सिंबल बड़ी एब्रीविएशन होती है किसी भी एलिमेंट की. उसका पूरा नाम लिखने के बजाय हम उसको एक लेटर से या एक उसके साथ एक दूसरा लेटर मिलाकर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एक लेटर हो तो ये हमेशा कैपिटल होता है, और अगर दो लेटर वाला सिंबल हो तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा. Okay, बेटे, we start our next lesson. Be attentive. We are to discuss about nitrogen. नाइट्रोजन से बेटे हम स्टार्ट करेंगे. आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के यूजेस पढ़ रहे हैं. तो आज हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करना है. स्टार्ट हम नाइट्रोजन से करेंगे. लेटर ऑन अदर एलिमेंट्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड. नाइट्रोजन का बताया कि इट इज एन अदर गैस. एन अदर गैस क्यों कहा? क्योंकि पहले भी आपको ऑक्सीजन वगैरह के बारे में बताया कि ऑक्सीजन भी गैस होती है. ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस इनके बारे में आप जानते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जानते हो. तो नाइट्रोजन भी क्या है? ये भी एक गैस है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एनिमल प्रोटीन्स. जिस तरह प्लांट्स एनिमल्स प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है. बेटे प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाते हैं. लेटर ऑन प्लांट्स ने रूट्स के जरिए सॉइल से जो मिनरल्स अब्सॉर्ब किए होते हैं, उन मिनरल्स को शुगर्स के साथ मिलाकर प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं. तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन another gas that is used in the formation of plant and animal proteins. तो प्लांट्स एनिमल्स की जो प्रोटीन्स हैं बेटे, तो प्रोटीन का जो अहम हिस्सा है, या हम उसका एक सिंपलेस्ट कंपोनेंट कहें प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड है. और अमीनो एसिड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है. हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% मौजूद है, लेकिन ये हवा के अंदर इतनी ज्यादा मिकदार में होने के बावजूद
और पौधों और जानवरों की इंतहाई अहम जरूरत होने के बावजूद प्लांट्स या एनिमल्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो फिर कैसे यूज करते हैं? डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़े प्रोसेस है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है इसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर नाइट्रोजन के जो है वो एसिड्स बनाते हैं, और ये एसिड्स पानी के अंदर जब पानी के जरिए नीचे जमीन में चले जाते हैं तो इस तरह से बेटे ये नाइट्रोजन जो है कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है सॉइल के अंदर। इसी तरह कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो वो बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का यही प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आवाज मेरी क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेटे बताया कि नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स एनिमल्स की जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन में यूज होती है। उसके बाद दूसरा इसका यूज बताया नाइट्रोजन का, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में खादें बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। एंड एज अ लिक्विड, यानी लिक्विड स्टेट में लिक्विफाई करके हम इसको यूज करते हैं फॉर कूलिंग दिस थिंग। जैसे ब्लड को हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो नाइट्रोजन लिक्विफाइड नाइट्रोजन जो है वहाँ पे यूज की जाती है। इवन ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, इस तरह रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह, तो इनको महफूज रखने के लिए, इन चीजों को महफूज रखने के लिए नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर भी यूज की जाती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। इनर्ट कहते हैं जो किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन वगैरह इतना फास्ट नहीं करती जितना बाकी गैसेस करती हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो उससे ऑक्सीडेशन हो जाती है चीजों की। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट और अनरिएक्टिव है, चूंकि इसकी एटमॉस्फेयर में ये चीजें महफूज रह सकती हैं। That are used to store liquid explosives and other dangerous substances जो हैं, जिस तरह की जो खतरनाक सी चीजें हैं, धमाका खेज अशिया, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं। इसके अलावा आपको इसका एक और यूज भी बताऊं, तो ये जो आप देखते हैं चिप्स वगैरह के, ये सैलेंटी वगैरह जो होती है, इसके जो पैकेट्स आप देखते हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो उनके अंदर चिप्स तो थोड़ी सी होती है, लेकिन आप वो देखते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो वजह क्यों? तो उसमें गैस भरी होती है, तो वो बेटे नाइट्रोजन गैस वहां पे यूज की जाती है उन पैकेट्स में। इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, क्योंकि ये इनर्ट है और खराब होने से बच जाती है। नेक्स्ट इज देयर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है ये रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज होती है। रॉकेट जिसको स्पेस में खला में भेजा जाता है, तो उस रॉकेट के अंदर फ्यूल हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये फ्यूल के तौर पे यूज होता है। फॉर मेकिंग मार्जरीन, दूसरा इसका यूज बताया मार्जरीन बनाना। ये मार्जरीन क्या होता है? ये जो ब्लू बैंड मक्खन वगैरह होता है ना, बटर आप यूज करते हैं, ब्लू बैंड, इसको मार्जरीन कहते हैं। ब्लू बैंड तो कंपनी का नाम है ना। ठीक है, मार्जरीन क्या होता है कि जब आप ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को पास करें तो वो ऑयल घी में चेंज हो जाता है, उसे मार्जरीन कहते हैं। बड़े वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस गुजारें तो वो ऑयल जो है वो घी में चेंज हो जाता है, जिसे मार्जरीन कहते हैं। इसके अलावा अमोनिया की फॉर्मेशन में, अमोनिया गैस Na3 जो है, इसकी फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन यूज होती है। हाबर प्रोसेस, हाबर के नाम पे ये प्रोसेस मशहूर है, हाबर्स प्रोसेस, जिसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को
आपस में मिलाकर अमोनिया की फॉर्मेशन की, जैसे यूरिया बनता है, तो ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल बताया गया आपको। एंड फॉर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल एंड ट्रीटिंग मेटल्स। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, जमीन से जिस हालत में मिलता है, ये उस इस काबिल नहीं होता कि हम इसको डायरेक्ट जो है अपने व्हीकल्स में यूज कर सकें, तो फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, इसकी डिस्टिलेशन की जाती है, इसके अंदर कई फ्रैक्शंस होती हैं, उनको अलहदा किया जाता है। तो इसमें से सल्फर के कंटेंट्स को अलहदा करने के लिए, इसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ट्रीटिंग मेटल्स, मेटल्स की भी जो एक्सट्रैक्शन होती है, मेटलर्जी जिसे कहते हैं, मेटल्स को उनके कंपाउंड से अलहदा करना, वहां भी इसका हाइड्रोजन का यूज होता है, क्योंकि वो जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स की सूरत में होती हैं, उनके अंदर अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर वगैरह है, तो इन एलिमेंट्स को अलहदा करने के लिए हाइड्रोजन यूज होती है। But any question from your side? Next is their oxygen. Oxygen gas, it is used for all forms of burning or combustion. Burning या combustion. बट बर्निंग क्या होता है? जलाना। जो भी जलने का प्रोसेस है, हम कहते हैं कि चीज जल रही है, तो उसको कहते हैं बर्न होना, बर्निंग। कंबस्शन क्या है? कंबस्शन आप नोट रखें कि साइंटिफिक टर्म है जो इसी बर्निंग के लिए ही यूज होती है। और कंबस्शन जो है ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जब इन कंपाउंड्स की बर्निंग हो, उसे हम कंबस्शन कहते हैं। इन कंपाउंड्स का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस बेटे कंबस्शन कहलाता है। ऑक्सीजन प्लस में यूज बताया गया क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नॉट पॉसिबल। एंड इन ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम क्या होता है? एसिटाइलिन गैस होती है, जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है वो जलती है, ठीक है, एसिटाइलिन गैस जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो फ्लेम होता है वो कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी ऑक्सीजन की वजह से कहा गया, क्योंकि ऑक्सीजन गैस थी तो तब एसिटाइलिन गैस की बर्निंग हुई। तो ऐसे जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है वेरी हाई टेम्परेचर होता है इसका, due to which it can be used for cutting and welding metals। अब मेटल्स की कटिंग आप कैसे करेंगे फ्लेम के साथ? ये कोई कटर तो नहीं होता। यान इमरान बेटे को क्वेश्चन पूछना है आपने, आपने हैंड रेस किया। सर आपने हमारी अटेंडेंस ले ली है? नहीं ली, अभी लेनी है। सर मैं रोड डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मैंने आपसे अभी पूछा। मैंने लेनी है अटेंडेंस। Who can tell me what is oxyacetylene flame? कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम क्या होता है? बेटे एसिटाइलिन गैस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसे ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। And what is the main characteristic of this acetylene flame? I have told you it has very high temperature। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से ये मेटल्स को कट करने के लिए या वेल्ड करने के लिए यूज होता है। अब कट करने के लिए कैसे यूज होता है ये मैं पूछ रहा था। व्हाट इज टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा है, मेटल को हमने जहां से कट करना है हम वहां से उसको हीट करेंगे, इस फ्लेम से उसको हीट करेंगे, वहां से वो मेल्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कट जाएगी। जब मेल्ट हो जाए, सॉफ्ट होकर मेल्ट हो जाए, उसको साइड पे खींच दे, कट गई वहां से। और वेल्डिंग मेटल्स की जो बात की, मेटल्स के कोई से दो हिस्से जिनको आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उनको आप मेल्ट करके इस फ्लेम के साथ मेल्ट करके तो आपस में जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग मटेरियल भी यूज करेंगे तो उनको आप आपस में जोड़ सकते हैं, जिसे वेल्डिंग कहते हैं।
इट्स आल्सो यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इधर रॉकेट फ्यूल में मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी यूज होती है। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे हों या जानवर हों, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने का सिस्टम। बट सिर्फ सांस लेना वैसे रेस्पिरेशन में नहीं होता, इसमें एक ब्रीदिंग होती है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। जो हम सांस लेना सिर्फ कहते हैं वो तो ब्रीदिंग है। ऑक्सीजन का इनटेक एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ब्रीदिंग। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सेल्स की डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होती है, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है प्रोसेस। एडिशनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ जो हीट प्रोड्यूस हुई वो तो यूज हो जाती है। तो ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ये जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन में बताया, पौधे हों या जानवर हों रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करेंगे। इट आल्सो हेल्प्स पीपल टू ब्रीथ इन फायर्स, in hospitals, in spacecraft, and when diving underwater. बट यहाँ पे नोट रखें, इन्होंने कहा it helps people to breathe in fires। इसका मतलब ये नहीं कि आग के अंदर सांस लेने के लिए, बल्कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए ये अलग यूज बताया, इन फायर्स आग जलाने के लिए, क्योंकि आग बगैर ऑक्सीजन के तो जलती नहीं है, ये इसका अलग यूज है। इन हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को ऑक्सीजन जो दी जाती है, इन स्पेस क्राफ्ट जो खलाई जहाज होते हैं उनके अंदर, एंड व्हेन डाइविंग अंडर वाटर, गोताखोर जो होते हैं समंदर के अंदर, पानी के अंदर गोता लगाने वाले, सी डाइवर्स जिन्हें कहते हैं, तो वो ड्यूरिंग डाइविंग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज करते हैं अदर इनर्ट गैसेस को साथ मिक्स करके, नाइट्रोजन वगैरह साथ प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके ऑक्सीजन को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि जैसे अंडर वाटर जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जब नीचे जाएंगे। हमारी बॉडी को जितना प्रेशर ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है फॉर कंफर्टेबल ब्रीदिंग, तो सिलेंडर्स के अंदर वैसा प्रेशर रखा गया होता है। Any question from the side of any student? बहुत बच्चे कम है आज क्लास में। सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है? ओके बेटे, बेटे ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेना, ऑक्सीजन को हासिल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना। जब हम सांस लेते हैं ना, हवा हमारे लंग्स में दाखिल होती है मुंह के जरिए या नाक के जरिए, आगे जो है वो उसमें ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से जो है वो लंग्स में गई, तो इस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो आगे जिस्म में यूज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के जरिए वापस आती है लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के जरिए जिस्म के सारे सेल्स तक जाती है, और सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए वापस लंग्स में आती है। जब हम सांस बाहर खारिज करते हैं, जो हवा हम निकालते हैं मुंह के जरिए या नाक के जरिए बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है जो सेल से आई होती है। तो बेटे जो हवा मुंह के जरिए या नाक के जरिए अंदर ले रहे हैं, ये हवा का अंदर लेना और हवा का फिर खारिज करना, सिर्फ इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। अब लंग्स के अंदर जब हवा गई, वहां से ब्लड के जरिए सेल्स तक जाती है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जब भी रेस्पिरेशन का वर्ड है तो आप नोट रखें कि इसमें ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दो स्टेप होते हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है।
ब्रीदिंग तो बेटे सिर्फ लंग्स तक ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर खारिज होना, यानी सांस लेना। अब उस सांस का अंदर क्या इस्तेमाल है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट हमने कंबाइनिंग एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, कि ये जो एलिमेंट्स हमने कुछ पढ़े हैं, इसके अलावा और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। आपकी बुक में 117 मेंशन है, तो क्या ये बुक तो पहले की जो है वो बनी हुई है। अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये एलिमेंट्स अकेले नहीं पाए जाते, बल्कि आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये इनकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन कैसे बचेगा? नो? सर यस। सर ये जो आपने बताया 118 एलिमेंट है सर, वो 118 एलिमेंट कौन सा है? बेटे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हो चुके हैं, इनके बारे में आप अगर जानना चाहें तो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं, शुरू के एलिमेंट्स आप उनको याद कर लें तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो शुरू के एलिमेंट जो सिंपल एलिमेंट्स हैं, आप उनको याद कर लें तो वो सफिशिएंट है। इन एलिमेंट्स के नेम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आपको, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिकॉर्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहें कर सकते हैं। वेल डन। 118th एलिमेंट का बेटे नाम मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिसन। ठीक है, ऑर्गेनिसन उसका नेम है, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा ना, आप नेम ऐसे हैं, आप 6th क्लास में हैं। ठीक है, ऑर्गेनिसन स्पेलिंग नोट कर लें, OGANESSON, ऑर्गेनिसन। हाँ जी, नोट कर लिए? यस सर। ऑर्गेनिसन, OGANESSON। अच्छा बेटे, कंबाइनिंग एलिमेंट्स के बारे में हम जो बात करेंगे कि एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन कैसे होती है, मतलब कि एवरी मटेरियल इन द वर्ल्ड, लिविंग और नॉन लिविंग, is either an element like copper, iron or carbon, or is made up of different combinations of elements. मैटर किसे कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैटर हर उस चीज को कहते हैं that has mass and occupies space, और वो चीज जिसका कुछ मैस होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसे एलिमेंट कहते हैं। आपको बताया जा रहा है कि एवरी मटेरियल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज, आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आपको जो चीज भी नजर आती है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इट इज ईदर एन एलिमेंट, बस कॉपर हो, आयरन हो, कार्बन हो, या फिर वो जो है बनी हुई है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स की। अब देखें, जो बिजली की वायरिंग होती है, ये कॉपर की वायरिंग होती है, अब ये एलिमेंट है। इससे लोहे की कोई चीज बनी हुई है, वो आयरन है। सिल्वर चांदी की बनी हुई कोई चीज है, वो भी एलिमेंट है। गोल्ड की बनी हुई चीज है, वो भी एलिमेंट है। तो इसी तरह कार्बन है। तो बेटे ये एलिमेंट्स हैं। तो जो चीजें भी हमें देखने में मिलती हैं या हमारे इस्तेमाल में आती हैं, या तो वो एलिमेंट्स होते हैं, और अगर एलिमेंट्स नहीं तो फिर वो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीजें होती हैं। इसकी एग्जांपल आपको दी गई कि ऑल द वर्ड्स इन ऑल द बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ठीक है, बोलचाल में हम इस्तेमाल करें वर्ड्स को, या बुक्स में कहीं हो, मैगजीन्स में हो, न्यूज़पेपर्स, जितने भी वर्ड्स हों बट वो सारे के सारे वर्ड्स किससे बने हैं? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स, अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स हैं वो जिनसे बने हैं। तो लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन वर्ड्स काउंटेबल नहीं है। वर्ड्स आर नॉट काउंटेबल। आपको एग्जांपल दी गई कि जैसा वर्ड्स लेटर्स से बनते हैं, लेटर्स 26 हैं,
वर्ड्स काउंट ही नहीं कर सकते आप। इन द सेम वे द 100 आर सो एलिमेंट्स, hundreds are so elements combined together, जो कहा कि 100 या उस बाकी एलिमेंट्स जो हैं, 100 मीन कि अब 100 तो नहीं, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, कुछ मसनूई तौर पे बनाए गए हैं। तो कहा कि 100 और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं आपस में डिफरेंट वेज में, एंड दे मेक ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दैट इज अराउंड अस। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस जो है वो इन चीजों से बना हुआ है जो चीजें एलिमेंट्स की डिफरेंट वेज में कॉम्बिनेशन से बनी हैं। बड़े एलिमेंट या उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, which is quite different from the elements forming it। जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस बना होता है, वो उनसे डिफरेंट होता है। ये जो न्यू सब्सटेंस है उसको कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स बी अटेंटिव और म्यूट रहें, एक बच्चा अनम्यूट है। एटम्स का बताया कि वो डिफरेंट वेज में आपस में मिलते हैं, तो इसे जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। एटम्स केमिकली आपस में मिलेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के तो कंपाउंड्स बनेंगे। और बताया कि इट्स ऑफन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल एलिमेंट्स बैक, कि जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड से इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना, असल हालत में हासिल करना, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं और कंपाउंड्स को वापस उन एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। बताया कि कंपाउंड्स आर फाउंड बाय केमिकल रिएक्शंस व्हिच यूजुअली इन्वॉल्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और बोथ बीइंग गिवन आउट और टेकन इन। कि जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तो एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में बनते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस की अलामत क्या होती है, इनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट या फिर दोनों सूरतों में। यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो लाइट प्रोड्यूस होगी या फिर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो ये अलामतें हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। आपको एग्जांपल दी जा रही है वाटर की, कि वाटर कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। स्मॉलेस्ट बिट ऑफ वाटर दैट कैन एग्जिस्ट इन दैट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन एटम। कि पानी का छोटे से छोटा जो जर्रा है, जो पानी का मॉलिक्यूल कहलाता है, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का जो है वो आपस में मिलते हैं। जैसा ये आपको शेप से शो किया गया है वाटर का मॉलिक्यूल, ये सेंटर में बड़ा सफियर ऑक्सीजन के एटम को शो कर रहा है, और 2 ब्लू कलर में जो स्मॉल सफियर्स हैं वो हाइड्रोजन एटम्स को शो कर रहे हैं। इसी तरह ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल शो किया जिसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो वाटर का है तो उसका आपको बताया गया कि वो 3 एटम्स पे मुश्तमिल है। तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है वाटर का। साइंटिस्ट इसे डिस्क्राइब करते हैं केमिकल फार्मूला के साथ। तो पानी का जो फार्मूला है दैट इज H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। इन ए सिमिलर वे कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के जो हैं ये आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल शो किया जिसमें 1 एटम जो है सेंटर में बड़े स्फीयर ये कार्बन का है और छोटे स्फीयर्स के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स को शो किया है। तो आपको बताया गया कि इन सिमिलर वे 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका फार्मूला क्या है CO2। इसी तरह से आगे सोडियम क्लोराइड का बताया, ये साल्ट है जो कि हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं, ये भी कंपाउंड है। इसका केमिकल फार्मूला NaCl है, जिसमें 1 एटम सोडियम का और 1 एटम क्लोरीन का है जो आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं।
अब बेटे सोडियम क्लोराइड वाइट सॉलिड होता है, यानी वाइट कलर का है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जिन एलिमेंट से बना है वो देखें जरा। एक सोडियम है जो कि सॉफ्ट नरम होती है और ग्रे कलर का की मेटल है। सोडियम का कलर क्या है? ग्रे सा है। और वायोलेंट रिएक्शन होता है वाटर के साथ उसका। वायोलेंट मीन बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज रिएक्शन होता है पानी के साथ उसका। और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है जो NaCl के अंदर यूज हो रहा है। क्लोरीन गैस है, नेट का इशू हो सकता है। हाँ जी, क्लोरीन जो है वो गैस है, ग्रीनिश येलो से इसका कलर होता है और ये पॉइजनस होती है। ठीक है, ये पॉइजनस गैस है क्लोरीन, पॉइजनस गैस है ग्रीनिश येलो कलर में। और ये यूज होती है इन स्विमिंग पूल्स टू किल जर्म्स, जरासीमों को किल करने के लिए स्विमिंग पूल्स के अंदर ये यूज होती है। तो पता है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। कि मॉलिक्यूल जो है वो 2 या ज्यादा एटमों से मिलकर बनता है, बट दे कैन बी 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम काइंड और 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। वो एक ही तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पहली बात आपको एक बात यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि ये NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन का उन्होंने बताया, तो आपने देखा कि सोडियम की प्रॉपर्टीज और थी, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज और थी, और दोनों आपस में मिले हैं। जो NaCl बना है इसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा ये शो किया कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि डिफरेंट ये एटम्स 2 या 2 से ज्यादा आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। अगर देखें, याद रखें कि सेम काइंड के एटम्स होंगे तो वो एलिमेंट होगा सब्सटेंस, और अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स होंगे तो वो कंपाउंड होगा। अब वाटर कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, जबकि ऑक्सीजन जो आपने देखा तो ये एलिमेंट है। इस तरह ये जो CH4 शो किया है जिसमें एक एटम कार्बन का और 4 हाइड्रोजन हैं, ये भी चूंकि डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं तो ये भी कंपाउंड है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट इन बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट बता दिया मैंने आपको कि एलिमेंट का कंपाउंड मॉलिक्यूल कौन से होंगे जिनमें एक ही तरह के एटम होंगे, और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल वो होंगे जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल्स डिस्क्राइब्ड अबव बताया कि दे आर वेरी सिंपल, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 और 3 एटम्स। वैसे ऑक्सीजन है तो 2 एटम थे, वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 एटम है, इसमें मीथेन गैस शो की है तो उसमें 5 एटम है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल शो किए हैं। However, बताया कि there are much larger molecules that are made up of many different atoms. मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनती हैं इन मॉलिक्यूल्स की। यहाँ भी आपको ये DNA का मॉलिक्यूल शो किया गया। DNA में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसकी एब्रिविएशन है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA। ये DNA अलॉन्ग विद प्रोटीन क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हर सेल के अंदर। तो बताया कि इसके कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, के हजारों एटम जो है उसके अंदर होते हैं। और बताया कि देयर आर मच लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जो कि आपस में मिलकर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सम जॉइंट मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जॉइंट टुगेदर। पौधे हों या जानवर हों, इनमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। And these can contain thousands or even millions of atoms linked into long chains or sheets or spiral shapes। ठीक है, इसमें लाखों एटम जो है चेन्स में, शीट्स की सूरत में या स्पाइरल की शेप में, लच्छेदार शक्ल में जो है आपस में लिंक होकर ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सम ऑफ these giant molecules are so large, they are large enough to be seen with a powerful electron microscope। इनमें से बताया कि कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वो हम पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। इस कदर उनका साइज बड़ा होता है। With it is end of our today's lesson. Tomorrow, inshallah, we shall start next topic, that is about mixtures. Okay, students, Allah Hafiz.